तो देखो हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फिर केवल LOM भी बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो शॉर्ट में दोनों टाइप से बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM या LOM। तो NLM चैप्टर में सबसे पहले हमें ये समझना है, एक्चुअल में देखो हमने काइनेमेटिक्स में क्या देखा था कि जो भी मोशन होता है, देखो जो भी मोशन होता है उसको हम काइनेमेटिक्स के टाइम में क्या कर रहे थे, स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन उसका रीजन नहीं समझ रहे हैं। बस हम क्या देख रहे हैं कि एक रेन ड्रॉप आ रही है, पर्सन जा रहा है, तो उसको कैसे आती दिख रही है रेन ड्रॉप। अभी हम रीजन पे नहीं जा रहे हैं कि भाई पर्सन कैसे आगे जा रहा है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, रेन ड्रॉप पे कौन सा फोर्स लग रहा है, रेन ड्रॉप नीचे क्यों आ रही है, अभी रीजन पे अभी हम नहीं जा रहे थे ना। तो काइनेमेटिक्स क्या था, मोशन का स्टडी करना था लेकिन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो ये जो कॉज ऑफ मोशन हमने पहले नहीं पढ़ा था, तो ये कॉज ऑफ मोशन अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो NLM है वहां पे हमें क्या पढ़ना है, कॉज ऑफ मोशन अब देखना है। यहाँ पे अब हम लोग कॉज पे फोकस करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बात आती है, ये कॉज समझने के लिए कहीं पे भी अगर मोशन कराना है तो आपको वहां पे कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, बार बार बोला जाएगा फोर्स लग रहा है। हाँ हाँ, काइनेमेटिक्स जैसा नहीं है ये, आपका चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहेगी। काइनेमेटिक्स से कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा आपको इस चैप्टर में। देखो ये चैप्टर में आपको जगह जगह फोर्स की बात की जाएगी, तो हम लोग सबसे पहले यही समझते हैं कि व्हाट इज फोर्स। एमटी तक जितना हो पाएगा, मोस्ट ऑफ द चीजें हो जाएंगी, अगर कुछ रह जाएगा तो एक्स्ट्रा क्लास क्लास लगा लेंगे, कर लेंगे तब तक एमटी तक। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स। फोर्स देखो क्या होता है, करीब 10 लेक्चर का टॉपिक है, तो तब तक देखते हैं कितना, 10 लेक्चर तो मिल रहा है आराम से वैसे। सबसे पहले हमें इसमें समझना है फोर्स क्या होता है। तो बच्चों बताओ फोर्स क्या होता है, कुछ आइडिया है? फोर्स के बारे में बच्चों को आइडिया है, व्हाट इज फोर्स? हाँ, पुश करना या पुल करना। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, तो देखो जो फोर्स होता है वो क्या है, उसको हम या तो पुश या पुल बोलते हैं, विच कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। वो मोशन का स्टेट चेंज कर देता है, या फिर जो भी बॉडी का शेप और साइज है वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पे फोर्स दो काम करता है। फोर्स जो होगा या तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है या फिर शेप और साइज चेंज कर सकता है। शेप और साइज का क्या ना, अगर आपने कोई नई नई कॉल आ गया था यार, कुछ कोई बॉडी ली और अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो,
तो फोर्स लगाने की वजह से हो सकता है कि इसका ये कुछ ऐसे फैल जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, या फिर मोशन का स्टेट चेंज हो जाए। तो ये वाला जो पार्ट जो है शेप और साइज चेंज होने वाला पार्ट, ये हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, ना उस टाइम पर देखेंगे, इलास्टिसिटी में देखेंगे। अभी हम इस चैप्टर में केवल इस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, स्टेट ऑफ मोशन पे। मतलब हम जो बॉडी लेंगे उसको एकदम रिजिड बॉडी लेंगे, जिसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। ना अभी हमारी जो बॉडी होगी रिजिड बॉडी होगी, जिसपे फोर्स लगाने पर शेप और साइज में चेंज नेग्लिजिबल होगा, मतलब हम बोलेंगे नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में अभी हमारी बॉडी कैसी रहेगी, हमेशा रिजिड बॉडी होगी। रिजिड बॉडी हम किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे? कोई भी बॉडी, जैसे ये हमने कोई बॉडी ले ली, तो अगर इसके कोई भी दो पॉइंट ले लें हम इस पे, तो इनके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर कभी भी चेंज नहीं हो रही है, कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट does not change with time, then body is called rigid body। क्रिस भंसाली कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। तो सबको बधाइयां भाई कि काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। बहुत लंबा चला, चिंगम की तरह लंबा चैप्टर है, खिंचता ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम यही लेंगे कि शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है। इस चैप्टर में बस हम क्या देखेंगे कि 51 आवर्स का, तो स्टेट ऑफ मोशन पे हमें फोकस करना है। अब देखो स्टेट ऑफ मोशन से क्या मतलब होगा, स्टेट ऑफ मोशन में दो टाइप का होगा। मोशन का स्टेट जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है और एक मोशन में दोनों चीजें होंगे कि अगर वो मूव कर रहा है वो और रेस्ट पे, तो दोनों को स्टेट ऑफ मोशन में रखोगे। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है और आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो चलने लग जाएगा। तो इसका जो मोशन था वो स्टेट चेंज हो गया ना, पहले वो रेस्ट पे था फिर चलने लग गया। तो फोर्स ने क्या किया, तो इस फोर्स ने क्या किया, इसको इसके स्टेट को चेंज कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है कि वो पहले से कोई डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो इधर को चल रहा है कुछ यू वेलोसिटी से, आपने फोर्स लगाया तो उसने क्या किया, यू को बढ़ा दिया ना। तो ये भी एक क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जा रहा था इधर को और आपने इधर को फोर्स लगाया, तो इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो ये भी क्या है, यहाँ पर स्टेट चेंज हो गया। तो फोर्स लगने से मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, रेस्ट पे था तो चलने लग गया, चल रहा था तो रेस्ट पे आ गया, ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो ये सब क्या है, फोर्स ने उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, फोर्स इज ए पुल और पुश विच कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। और स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है वो हमने देख लिया। अब देखो ये जो फोर्स होता है उसको हमने वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है,
फोर्स की यूनिट जो होती है वो हमने पहले भी देखा हुआ है। फोर्स की यूनिट क्या रहती है? न्यूटन के नाम पर हम लोग इसको न्यूटन बोलते हैं ना। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से सोच के यूनिट लग देंगे, F इक्वल टू ma से। m मतलब kg और एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये SI यूनिट है ना। CGS में लिखेंगे तो इसको हम डाइन लिखेंगे। CGS में 1 इसकी फोर्स की यूनिट डाइन होती है और ये हो जाएगी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने यूनिट कन्वर्जन में देखा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसके अलावा देखो इसकी एक और भी यूनिट होती है, किलोग्राम फोर्स ना। एक और यूनिट होती है KGF, मतलब किलोग्राम फोर्स, KGF। किलोग्राम फोर्स में क्या होता है? किलोग्राम फोर्स क्या होता है? अगर जैसे कहीं पर भी कोई न्यूटन में 10 न्यूटन मान लो फोर्स है, तो इस 10 न्यूटन को अगर मैं जी से डिवाइड कर दूं तो ये जो बचेगा 10 न्यूटन, मतलब आप बोल सकते हो जी मतलब लगभग 10, तो ये करीब आ जाएगा 1, तो इसको केजीएफ बोलोगे। फोर्स को जब हम जी से, न्यूटन वाले फोर्स को जी से डिवाइड कर दो तो वो जो बचेगा उसी को केजीएफ बोलोगे ना। जैसे मान लो कहीं पे भी वेट होता है, वेट क्या होता है? mg, तो उसको जी से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो केवल m बचेगा, तो आप उतना केजीएफ फोर्स बोलोगे। समझो बच्चों, मान लो कोई मास है 2 kg का, तो इसका वेट बताने का दो तरीका है। एक तो m इंटू जी करके बता सकते हो, m इंटू जी करोगे तो 2 इंटू 10, 20 न्यूटन बता सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है वेट बताने का, 2 इंटू जी, इसका वेट है, उसको जी से डिवाइड कर दोगे तो जो बचेगा 2, उसको बोलोगे 2 kgf इसका वेट है। तो फोर्स का दूसरा यूनिट क्या है? kgf। और kgf को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जी को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। kgf इंटू जी करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूटन में। समझो बच्चों। ना जैसे मान लो आपको एग्जांपल में बोला जाए, फाइंड 5 kgf फोर्स इन न्यूटन। 5 kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर लेंगे? 5 इंटू जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हमारा न्यूटन में आ जाएगा। जी हमने माना है लगभग 10 है ना। ये नोट कर लो यहाँ तक। कहाँ से नोट करना बाकी है बच्चों? कहाँ से नोट करना बाकी है? केजीएफ से।
तो अभी देखो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि फोर्स क्या है ना। तो फोर्स क्या है? फोर्स और पुल है। फिर नेक्स्ट अब हमें समझना है कि फोर्स के टाइप क्या क्या है। तो फोर्स के जो हम टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ फोर्स, ये टाइप ऑफ फोर्स हम लोग तीन टाइप से टाइप देखेंगे। एक तो नेचर क्या है फोर्स का, फोर्स क्यों लग रहा है, उसके बेसिस पे उसको फोर्स के टाइप बनाएंगे। फिर एक देखेंगे सिस्टम के बेसिस पे कि सिस्टम के बाहर से फोर्स लग रहा है या सिस्टम के अंदर से, उसके बेसिस पे हम फोर्स का टाइप देखेंगे। और एक देखेंगे कि फोर्स लगने के लिए कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ऐसे हम अलग अलग रीजन के बेसिस पे फोर्स के टाइप देखेंगे। तो हमारा मेन तो यही वाला देखना है कि नेचर के बेसिस पे फोर्स की क्या क्या कैटेगरी बनाए। टाइप ऑफ फोर्स हम लोग देख रहे हैं। और इसका बेसिस क्या है, फोर्स का नेचर क्या है, कैसे आया है। तो टाइप ऑफ फोर्स में जो भी आपको यूनिवर्स में फोर्स दिखते हैं, जो भी फोर्स, उन सारे फोर्स को आप बेसिकली चार टाइप के फोर्स में कैटेगराइज कर सकते हो ना। चार इसमें टाइप के फोर्स होते हैं। पहला टाइप होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा टाइप होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा टाइप होगा, हाँ विनय, न्यूक्लियर फोर्स, और एक चौथा टाइप होगा वीक फोर्स। तो ऐसे चार टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं यूनिवर्स में। जो भी फोर्स देख रहे हो वो इन्हीं में से कोई एक कैटेगरी में होगा। और देखो, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, मैक्रो मतलब जो आप इजिली आप देख पा रहे हो, आपको जो भी फोर्सेस समझ आ रहे हैं कि लग रहे हैं, वो सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ना। माइक्रो लेवल पे जो फोर्स लग रहा है वो तो आप देख ही नहीं पा रहे हो ना। समझो, आपके एटम के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो माइक्रो लेवल का फोर्स है, वो आप नहीं देख सकते। आप कौन सा देख सकते हो भाई? आपने पेन लिया होगा, पेन पे आप फोर्स लगा रहे हो, बुक पे फोर्स लगा रहे हो, चेयर पे फोर्स लगा रहे हो, ये जो भी मैक्रो लेवल के फोर्स होते हैं। माइक्रो नहीं ना, मैक्रो। मैक्रो लेवल के जो भी फोर्सेस होंगे, आप देखोगे कि वो सारे के सारे फोर्स या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दो ही कैटेगरी में रहते हैं। ये वाले फोर्स जो होते हैं ये माइक्रो लेवल पे चलते हैं। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में इंट्रो देखते हैं। इन सब का अभी केवल हमें इंट्रो ही देखना है ना। इनके बारे में ज्यादा डिटेल सबके जब चैप्टर्स शुरू होंगे तब देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन करके एक अलग चैप्टर है, उसमें देखना है ज्यादा डिटेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ट्वेल्थ का आधा जो फिजिक्स है वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही पढ़ना है वहां पे ट्वेल्थ में। पहले चार इलेक्ट्रो फिर मैग्नेटिज्म, तो वहां ट्वेल्थ में देखेंगे। फिर बाकी पार्ट में ट्वेल्थ में आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे। उस टाइम पे थोड़ा वीक फोर्स भी पढ़ना है, इसका ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस हल्का सा देखना है। तो अभी हम लोग इन सबको अभी नहीं पढ़ सकते ना, बस इनका इंट्रो देख सकते हैं कि क्या क्या होते हैं। और इनके जो भी अभी एग्जाम्पल यूज होने हैं इस चैप्टर में वो देख लेंगे। तो हम लोग अभी पहला फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स exerted by earth, force by gravity,
force applied by the mass of body, very good says force due to earth। तो देखो बच्चों यहाँ पे सब लोग लगभग सही हैं, बट ज्यादा एक्यूरेट श्रेष्ठ का रिजल्ट, श्रेष्ठ का आंसर था। देखो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वो फोर्स है जो मास की वजह से लगता है। फोर्स जो दो बॉडी में उनके मास की वजह से लग रहा है। ये देखो श्रावणी का अलग ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, मास की वजह से दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स समझाने जा रहे हैं तो मास की बात आ जा रही है। तो अब सबसे पहले मास क्या होता है, अब हमें ये समझना पड़ेगा। तो मास क्या होता है बच्चों, ये बताओ, व्हाट इज मास? 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो चीनी लेने जाते हो तो ये चीनी क्या है, 1 किलो मास है ना। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर है। अगर मैं पूछूं कि क्या आप कोई बॉडी का मास देख सकते हो तो आप क्या बोलोगे? कोई बॉडी का मैं पूछूं कि क्या आपको मास दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे? महसूस कर सकते हो मास को। बच्चों बताओ मास क्या दिखता है आपको? साइज से समझ आता है। देखो बच्चों ये क्या है, मास क्या होता है बच्चों, ये कोई भी बॉडी के अंदर छिपा हुआ हिडन टैलेंट होता है। जैसे अपना ये देखो श्रेयस शिंदे है, ये जब शिरडी से आएगा तो ये हम लोग को डांस करके दिखाएगा। इसके अंदर हिडन टैलेंट है कि ये बहुत अच्छा डांसर है। लेकिन अभी जब तक ये चैट पे बकवास की बातें करता रहता है हम लोग को समझ नहीं आता कि इसके अंदर टैलेंट है। लेकिन जब ये आएगा और नाच के दिखाएगा तो हम लोग को समझ आएगा कि अरे वाह, श्रेयस में तो जबरदस्त टैलेंट है कि नहीं श्रेयस? तो ये जो अपना मास है, ये भी क्या है, कोई भी बॉडी के अंदर का टैलेंट है। और इस टैलेंट की वजह से होता क्या है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब वो अट्रैक्ट करती है तो हमें समझ आता है कि अच्छा यहाँ मास वाली प्रॉपर्टी है। ऐसे देख के नहीं समझ आएगा। अब श्रेयस कितना भी कुछ भी करे लेकिन हमें देख के नहीं समझ आता कि श्रेयस में टैलेंट है कि नहीं नाचने का, जब तक वो टैलेंट दिखाएगा नहीं। तो ऐसे मास भी क्या है, टैलेंट है कोई भी बॉडी का, वो दिखता नहीं है। जब दो बॉडी अट्रैक्ट होंगे तो हमें समझ आएगा कि मास है यहाँ पर। तो मास क्या है? मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कहीं पे भी मैटर होगा तो वहां पे ये प्रॉपर्टी रहती है ना। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी an object will attract other objects। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है, मास वाली प्रॉपर्टी, ये कोई बॉडी में कितना ज्यादा मैटर है उसके प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा उसमें वो प्रॉपर्टी आएगी। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मैटर।
दोनों प्रोपोर्शनल है। ये कौन सा सॉन्ग है? वज्रेदा सीता। अरे कौन कौन से सॉन्ग ये सब बता रहे हो यार, मैंने सुना ही नहीं है कभी। तो समझो बच्चों, हमें देखो क्यों ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैटर ही मास है, बट ऐसा नहीं है। मैटर और मास प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हमें ऐसा फीलिंग आता है कि मैटर ही मास है, बट मास प्रॉपर्टी है ना। मास जो आप देखते हो, बॉडी को टच करते हो, वो क्या है? मैटर है। मैटर और मास प्रोपोर्शनल है, बट मैटर मास नहीं है। मैटर एंड मास आर प्रोपोर्शनल, बट दोनों सेम चीजें नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों? श्रेयस का हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि 500 ये फाइन तो देने वाला है नहीं, तो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी हम लोग को। श्रेयस, ये पढ़ाई का ही पार्ट है, ये हम लोग मास समझ रहे हैं तुम्हारे प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो क्या होता है। अब हम लोग वापस आते हैं, अभी हमने मास देखा ना। मास हो गया, अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पे आते हैं। तो देखो ये क्या है, न्यूटन साहब ने ये देखा भाई कि दो मास है m1 m2 जो कि r डिस्टेंस पर है। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या है? हाँ, ये बात तो सही है। तो उन्होंने देखा कि दो बॉडी के पास अगर मास है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये फोर्स जो लगेगा वो प्रोपोर्शनल टू होता है कितना ज्यादा इनमें मास है, साथ में इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब जो इनके बीच में फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 बाई r स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं, कैपिटल जी, और जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इज्जत तो करते हैं यार आयुष तुम। श्रेयस को कुछ ऐसे भड़काओ मत यार, इज्जत तो उसकी सब करते हैं। तो वो ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू करीब होती है, आपको याद नहीं रखना है, दिया जाता है नॉर्मली 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन। देखो जी की अगर हमें यूनिट निकालनी है तो आर को इधर ले और मास को नीचे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये समझो बच्चों, जी की यूनिट चाहिए तो आर को इधर ले आओ और मास को नीचे ले आओ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं ना श्रेयस यार, हम लोग तेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं तेरे प्रॉपर्टी की, और तू यार नाराज हो रहे हैं। कोई श्रेयस के प्रसाद के लिए कुछ नहीं बोलेगा। श्रेयस प्रसाद भी लाएगा, फाइन भी देगा, और डांस भी करके दिखाएगा। नोट कर लो बच्चों यहाँ तक।
तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है होता है Gm1m2/r², ये फॉर्मूला हम नहीं श्रेयस, मैंने तो यार तेरी पढ़ाई की, अब तेरा प्रॉपर्टी बता रहा हूँ यार, बच्चों को इनको पता नहीं है, तू इसमें लोड लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है, ये किन के लिए हम लोग लगा सकते हैं? ये 2 पॉइंट मास अगर हैं, पॉइंट मास, तो उनके लिए लगा सकते हैं, या एक स्फेरिकल बॉडी है और एक पॉइंट मास है, उनके लिए लगा सकते हैं। और ये यही तो पढ़ाई है यार, फिजिक्स में यही तो होता है कि डेली लाइफ से चीजों को रिलेट करना पड़ता है, तभी तो फिजिक्स समझ आएगी। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर में श्रेयस भी है, श्रेयस डांस करता है, तो वो भी तो करना ही पड़ेगा स्टडी। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, तो हम लोग नेचर ही स्टडी कर रहे हैं भाई। जब भी स्फेरिकल पार्टिकल होंगे तो उनके सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे ना। ये ध्यान रखना कि इन तीनों के लिए, पॉइंट मास या स्फेरिकल बॉडी के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर हमारे पास कोई एक ऐसे आर्बिट शेप की बॉडी है और एक पॉइंट मास है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना। फोर्स लग रहा है इनके बीच में, लेकिन फोर्स लगाने के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं ले सकते कि कोई भी एक डिस्टेंस पकड़ ली और ये फॉर्मूला लगा दिया, F=Gm1m2/r²। ये यहाँ पे नहीं लगा सकते ना, यहाँ पे लगा सकते हैं। स्फेरिकल बॉडी या पॉइंट मास में डिस्टेंस, हाँ सेकंड में भी सेंटर से। स्फेरिकल बॉडी में हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? सेंटर से। नहीं, हम लोग कोई भी पॉइंट मास या बॉडी या फिर कोई भी दो बॉडी के बीच में फोर्स निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। 10th में दो स्टूडेंट के बीच में निकालना था फोर्स इस फॉर्मूले से। 10th में तो यार कुछ भी करा देते हैं, 10th का तो क्या ही कर सकते हैं। 10th में वो थोड़ा हो सकता है, आपको आइडिया दे रहा हूँ हल्का फुल्का। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि व्हाट इज पॉइंट मास। पॉइंट मास बच्चों क्या होता है? पॉइंट मास मतलब, एक तो हमें ये समझ आता है कि अगर पूरा मास एक ही पॉइंट पर है तो वो पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है ना। अगर सारा का सारा मास एक ही पॉइंट पर है तो पॉइंट मास, एक तो हमें सीधा सीधा ये समझ आता है। बट ऐसा नहीं है ना। पॉइंट मास मतलब कोई भी बॉडी को, कोई भी शेप की बॉडी को एक पॉइंट मास पकड़ सकते हैं अगर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इन कंपेरिजन टू डायमेंशन ऑफ बॉडी। समझो जैसे हमारा अर्थ है, जब वो सन के राउंड घूम रहा है अर्थ, तो वो क्या, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर आप अर्थ को क्या मान के सोचोगे? अर्थ जब ऐसे घूम रहा है तो आप मानोगे अर्थ एक पॉइंट मास है। समझ लो बच्चों, अगर दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू डायमेंशन ऑफ बॉडी, तो एनी बॉडी कैन बी टेकन एज पॉइंट मास ना। जैसे मान लो दो कार हैं, एक कार नासिक में खड़ी है और एक कार शिरडी में खड़ी है, श्रेयस के घर पे, और इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो क्या हम इनके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं?
तो अब आपको दिख रहा है कि भाई ये कार का डायमेंशन नासिक से शिरडी का जो डिस्टेंस है उसके आगे तो बहुत कम है ना। हाँ वही लिखा रहा हूँ क्रिस, वही लिखाने जा रहा हूँ। तो ये कार का डायमेंशन इस आर के आगे तो बहुत कम है ना, तो आप कार को क्या मान सकते हो, कार के इधर से डिस्टेंस लो, इधर से लो, कहीं से भी लो, हर तरह से डिस्टेंस लगभग आर ही होगी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे पॉइंट मास लेकर के इनके बीच में फोर्स निकाल सकते हो। तो पॉइंट मास मतलब क्या है, एनी बॉडी कैन बी कंसिडर्ड as point mass if distance between body is very large in comparison to dimension of body। समझ आया बच्चों? कहाँ से नोट करना है अभी आपका, यहाँ पॉइंट मास से नोट करना होगा शायद। बच्चों पॉइंट मास से नोट करना है, लास्ट वाला केवल ये शिरडी से नासिक के कार के बीच का फोर्स। हाँ क्लास 10 बजे तक ही है। अभी 5 मिनट है भैया। हाँ आज तो कहाँ होमवर्क दे पाऊंगा, तब तक आप एचसी वर्मा से काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करो करना। सिद्धि ये क्या समझाया, इतना समझाने के बाद अब सिद्धि पूछ रही है केवल स्पेरिकल बॉडी के लिए ही चलेगा क्या? स्पेरिकल के लिए चलेगा अगर वो पास में है, दूर दूर है तो कोई भी बॉडी के लिए चलेगा। हाँ मिल जाती है ना, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती है, गूगल पे डालो एचसी वर्मा शॉर्ट कॉपी मिल जाएगी। बट बुक ले लो यार, बुक वगैरह सॉफ्ट कॉपी से मजा नहीं आता। हाँ वही तो यार, पढ़ाई लिखाई में यार हाथ में कुछ मैटर होना चाहिए। मैटर हाथ में रहेगा तभी पढ़ाई हो पाती है, सब कुछ वर्चुअल रहेगा तो नहीं होता काम। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, अगर हम अर्थ और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है उनके बीच में फोर्स सोचे, मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ को हम लगभग मानते हैं कि स्फेरिकल बॉडी है। अरे अरे ये कौन से गांव में रहते हो यार, गजब गांव है यार तुम्हारा। एचसी वर्मा वाली बुक भी नहीं मिल रही है। अपनी दुकान है कि नहीं उधर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो रहता है,
ऑनलाइन तो मिलती होगी ना, या वो भी उधर ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती गांव देख करके? नहीं होती, ये बहुत बोल भी नहीं रहा है ये। तो यार अब स्क्रॉल वगैरह छोड़ो, बस 2 मिनट है, मेरे को ये खत्म करने दो, पीडीएफ से लिख लेना। तो अब देखो बच्चों, क्या है, मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है अर्थ सरफेस पर, या अर्थ सरफेस से थोड़ी दूर भी मान सकते हो, एकदम सरफेस तो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कोई m मास है और ग्राउंड अर्थ से h हाइट पर खड़ा है, जहां पे h इज वेरी वेरी लेस देन r। r कितना रहता है बच्चों लगभग अर्थ का? रेडियस होता है करीब 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस जो है वो करीब है 6400 किलोमीटर। तो अगर आप 2-4 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, एच मान लो 2-4 किलोमीटर तक भी ऊपर चलेगा, तो भी ये एच की वैल्यू आर के आगे क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी ना। समझो बच्चों। तो अब अगर मान लो अर्थ का मास m है, तो इस पार्टिकल को अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? फोर्स आप कितना बोलोगे? जी m1 m2 ओवर में इसके सेंटर से डिस्टेंस लोगे ना, सेंटर से डिस्टेंस कितनी आएगी? r प्लस एच। ये कितना हो जाएगा? r प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें r प्लस एच में h बहुत छोटा है ना, अगर h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो वहां पे आप h प्लस r को क्या लिख सकते हो? लगभग r ही लिख सकते हो। तो अर्थ इसको अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा है? जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू एम। अब देखो यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। अर्थ का मास क्या रोज रोज चेंज हो रहा है? अर्थ का मास क्या रोज रोज चेंज हो रहा है बच्चों? नहीं चेंज हो रहा है। अर्थ का रेडियस क्या रोज रोज चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। तो जब इतना टर्म रोज रोज चेंज नहीं हो रहा है, तो इनको हम एक बार निकाल के याद कर लेते हैं, बार बार क्यों रखना। तो इतने पूरे टर्म को हमने सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाली, तो ये कुछ आई 9.8 के करीब, तो उसको हमने जी लिख दिया। तो अब अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं? जी इंटू एम, जिसको हम बोलते हैं एम जी। और अर्थ जितने फोर्स से अपनी तरफ खींचता है उसको हमने नाम क्या दिया है? वेट। इस फोर्स को हम बोलते क्या है? वेट। समझो, फोर्स को वेट बोलते हैं, और जो एम होता है वो मास है ना। समझो बच्चों, एम में जब जी मल्टीप्लाई करोगे तब वो वेट बनेगा। वेट इज अ फोर्स। तो इसको हम लोग वेट की वजह से कई बार डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी लिखते हैं। जब हम मास में जी मल्टीप्लाई करेंगे तब वो वेट बनेगा ना। डेली लाइफ में हम लोग नॉर्मली मास को ही वेट बोलते हैं ना। कोई से पूछा जाए, जैसे विनय से पूछा जाए, भाई विनय तेरा वेट कितना है, तो विनय क्या बोलेगा? विनय ये नहीं बोलेगा कि 70 इंटू जी 700 न्यूटन। विनय बोल देगा 70 kg। बट वो एक्चुअल में क्या है? मास है, वेट नहीं है ना। वेट कब आएगा? जब m इंटू जी मल्टीप्लाई करोगे। तो वेट भी वेक्टर है, क्योंकि वेट इज अ फोर्स। वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे नहीं नहीं यार, ये बेइज्जती कहाँ है भाई। विनय का तो वेट होगा ही इतना, इस हिसाब से ही बताया मैंने। तो वेट की यूनिट बच्चों हमेशा क्या रहेगी? अगर वेट फोर्स है, वेट जो है वो वेट फोर्स है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन ना। तो ठीक है बच्चों, फिर आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
कहाँ पे टी रह गया लिखने को? सब सही लिखा है भाई, सब सही है। अच्छा वेट, हाँ हाँ वेट। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, तो अब क्लोज किया जाए। और कल है शायद अभी क्लास ना, तो कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।